सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में कल हमने बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति के प्रकृति के विषय में विचार विमर्श किया था। आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कुछ सब टॉपिक के तहत 1857 की क्रांति का प्रारंभ 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं NI नेटिव इंडियन यानी देसी भारतीय देशी सेना ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और उन्हीं में से एक सैनिक मंगल पांडे ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना करते हुए अपने दो अधिकारियों एडजुटेंट लेफ्टिनेंट पार्क और सार्जेंट ह्यूशन पर गोलियां दागी। इससे उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज सरकार निश्चिंत थी कि शायद अब और सैनिकों में ये चर्बी वाले कारतूसों की आग नहीं फैलेगी। इस कारण उन्होंने 33वीं NI रेजिमेंट ही भंग कर दी। मगर अंदर ही अंदर सुलग रही ये आग 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के सिपाहियों में भड़क उठी। उन्होंने भी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। इनमें से 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें लंबी अवधि की सजाएं दी गई। परिणाम ये निकला कि 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़वाया, छावनी को लूटा और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। 11 मई की रात को दिल्ली पहुंचे। सुबह 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली की सुरक्षा के लिए तैनात पीलोबी ने उनका सामना किया, मगर विद्रोही या क्रांतिकारी जिन्हें हम कहें 12 मई को दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहे। इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया और उन्हें क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर लिया। दिल्ली में सरकारी प्रशासनिक कामकाज देखने के लिए एक परिषद बनाई गई। इसका नेतृत्व पहले मुगल शहजादे द्वारा और जुलाई में बरेली के बख्त खां को सौंप दिया गया। उसकी सलाह अनुसार ही सारे सैनिक और असैनिक कार्य प्रारंभ करने निश्चित किए गए। इस समय जो विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे, यम की क्रांति का जो प्रसार था वो दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, समस्त उत्तरी भारत और मध्य भारत में फैल गया था। इन प्रमुख केंद्रों में विद्रोह का नेता कौन था और बाद में विद्रोह को किसने कुचला, इसकी एक सूची दी हुई है। दिल्ली में विद्रोह का नेता बहादुर शाह और बख्त खां था और निकलसन और हडसन ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने अंग्रेज़ों का विरोध किया और अंग्रेज़ों के उस समय के प्रधान सेनापति कॉलिन कैम्पबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और कॉलिन कैम्पबेल ने यहाँ
पुनः अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित किया। झांसी में प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने अंग्रेज़ों का विरोध किया और जनरल ह्यूरोज झांसी पर पुनः कब्जा करने में सफल रहा। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, फिर बूढ़े शेर ने अंग्रेज़ों का सामना किया। विलियम टेलर ने यहाँ पुनर्धिकार किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और जनरल रलार्ड ने यहाँ पुनः कब्जा किया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह का झंडा फहराया और कर्नल नील ने यहाँ पुनः अधिकार किया। इस तरह बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया और विंसेंट अय्यर ने पुनः अधिकार किया। तो इस प्रकार क्रांति पूरे उत्तरी भारत राजस्थान तक फैल गई। राजस्थान में कोटा में क्रांति ने एक जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। महाराव कोटा महाराव को महलों में नज़रबंद कर दिया गया और जयदयाल और हरदयाल नामक दो भाइयों ने पूरा शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया। आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने एरनपुरा सैनिक छावनी के जो विद्रोही सैनिक थे, इसके अलावा आसपास के जो सामंत थे, उन सबको मिला करके उन्होंने मारवाड़ राज्य की सेना को हराया। इसके बाद एजीजी के नेतृत्व में आई हुई सेना को परास्त किया और जनवरी 1858 तक विद्रोह की आग को प्रज्वलित रखा। विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे उनको इस मानचित्र में दर्शाया गया है, क्योंकि मैंने यहाँ इंसर्ट किया है। कौन कौन से केंद्र थे, वो केंद्र कहाँ स्थित थे, इससे भौगोलिक स्थिति भी पता चलती है। बैरकपुर की सैनिक छावनी जहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो पश्चिम बंगाल में है वर्तमान में। इसके अलावा अलीगढ़, मेरठ, बरेली, ग्वालियर, कानपुर, कालपी, इंदौर, कोटा इत्यादि स्थलों को भी इस मानचित्र में दर्शाया गया है, जो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी रहेंगे। हम देखें विद्रोहियों में झांसी की रानी, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, बख्त खां, कुंवर सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, जयदयाल, हरदयाल जैसे लोग थे जो साहस और वीरता में किसी भी अंग्रेज़ अधिकारी से कमज़ोर नहीं थे। इसके बावजूद 1857 की क्रांति, जिसे अंग्रेज़ों ने विद्रोह कहा है, इसका अंत हो गया। बहुत जल्दी ही अंग्रेज़ों ने पुनः पूरे भारत को जीत करके उस पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इसके पीछे कुछ कारण रहे, जैसे भारत के जो क्रांतिकारी नेता थे या विद्रोही नेता थे, उनमें आपसी समन्वय और संगठन नहीं था। संसाधनों की कमी इनमें निश्चित रूप से थी। हथियार, रसद, कपड़े इत्यादि, यातायात के साधन इत्यादि का सामना की कमी का सामना करना पड़ा। वो अपना कोई निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पाए। सबने अपने अपने क्षेत्र से अंग्रेज़ों को भगाने का कार्य किया। यह नहीं किया उन्होंने कि हम सब मिलजुल करके दिल्ली की रक्षा करें या अंग्रेज़ों को एक साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला करें, वैसा नहीं कर पाए। इसके अलावा अधिकांश भारतीय शासकों नाभा, जिंद, ग्वालियर, राजस्थान के अधिकांश राजाओं, जोधपुर, करौली, टोंक इत्यादि ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इससे भारतीय लोगों का मनोबल भी टूटा और उनकी शक्ति भी कमज़ोर हुई। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में भी अंग्रेज़ों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं रही। इसके अलावा उन्हें इंग्लैंड से मदद मिल गई, वहाँ से सेना भेज दी गई। अंग्रेज़ों के पास अच्छे कुशल सेनापति थे। एक सेनापति के परास्त या मरने के बाद भी
उसका जो कार्य है अधूरा नहीं रहता था, दूसरा सेनापति उसकी जगह ले लेता था। तो वो उनमें देशभक्ति की भावना थी, वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। इत्यादि कारणों के कारण 1 वर्ष के भीतर ही लगभग देश के अधिकांश भागों में क्रांति दौड़ दी गई। जॉन निकलसन की दिल्ली को प्राप्त करने के घेरे में मृत्यु होने के बाद भी सितंबर 1857 में अंग्रेज दिल्ली पर पुनः अधिकार करने में सफल रहे। दिल्ली पर अधिकार करने से उन्हें एक मानसिक बल मिला, क्योंकि दिल्ली जो है एक प्रकार की भारत की संप्रभुता की प्रतीक मानी जाती थी। उससे उसका पूरे भारत में राज्य माना जाता था। मार्च 1858 में कोलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। इससे पहले दिसंबर 1857 कैंपबेल ने कानपुर भी अधिकार कर लिया था। नाना साहब नेपाल की तरफ भाग गए और तात्या टोपे भी झांसी की तरफ निकल गया। यूरोज ने 3 अप्रैल 1858 को झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। जून में ग्वालियर भी पुनः अंग्रेजों का अधीनस्थ हो गया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद यद्यपि उसके भाई ने अंग्रेजों का सामना किया, फिर भी उसे भी अंत में हथियार डाल देने पड़े। इलाहाबाद में जनरल नील ने अपने अत्याचारों से लोगों का दिल दहला दिया। कोटा और आहुआ में भी क्रांतिकारियों को हथियार डालने पड़े। अप्रैल 1859 में तात्या टोपे सिंधिया के एक सामंत नरवर के मान सिंह द्वारा विश्वासघात करने से पकड़ा गया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। तात्या के फांसी पर लटकाने के साथ ही एक प्रकार से 1857 की क्रांति का अंत मान लिया गया। देखें इस क्रांति के बाद क्या बदलाव आए, क्या परिवर्तन भारतीय शासन में इस क्रांति के बाद देखने को मिलते हैं हमें। यद्यपि क्रांति असफल रही थी, फिर भी इसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। डॉक्टर मजूमदार ने लिखा है कि 1857 का महान विस्फोट भारतीय शासन के स्वरूप और देश के भावी विकास में मौलिक परिवर्तन लाया। सबसे पहला जो परिवर्तन था वो ये था कि मुग़ल साम्राज्य का नाम मात्र का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का श्रीगणेश किया। सैनिक और असैनिक प्रशासन के मुख्य पदों का यूरोपीयकरण कर दिया गया और भारत पर नियंत्रण की विधियों को पुनः स्थापित कर दिया गया। इनको हम कुछ बिंदुओं के द्वारा देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम देखेंगे महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा क्या परिवर्तन आए। महारानी विक्टोरिया उस समय इंग्लैंड की शासिका थी और पाल्मस्टन उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जब 1857 की क्रांति हुई थी। 1 नवंबर 1858 को वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया और वहाँ महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसमें कुछ बिंदु थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल था, जिसे 1858 के बाद विक्टोरिया घोषणा में वायसराय कहा गया। इस 57 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि अब भारत में जो अंग्रेजी शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था वह उसके हाथों से निकलकर ब्रिटेन के शासक के हाथ में चला गया, ब्रिटेन की संसद के हाथ में चला गया, जिसे कि क्राउन कहा गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। विक्टोरिया ने घोषणा की। विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार भारत में अब अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा। जो देशी राजा थे उनके अधिकार, गौरव तथा सम्मान को बनाए रखने का आश्वासन दिया गया। भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार जो डलहौजी ने छीन लिया था डॉक्टर ऑफ प्लेब्स के द्वारा, उन्हें गोद लेने का पुनः अधिकार दिया गया। विक्टोरिया घोषणा में देशी शासकों को विश्वास दिलाया गया कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधियाँ की गई है उसका पूर्ण रूपेण पालन किया जाएगा। उनके हितों पर किसी तरह आँच नहीं आने दी जाएगी।
एक महत्वपूर्ण बात जो विक्टोरिया घोषणा में देखने में आती है वो ये थी कि इसमें वादा किया गया था कि बिना किसी जाति व धार्मिक भेदभाव के योग्यता के आधार पर ब्रिटिश सेवा में जब जहाँ जरूरत होगी पदों को भरने के लिए केवल योग्यता ही आधार मानी जाएगी, यानी धार्मिक और जाति भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही विक्टोरिया की घोषणा में ये भी विश्वास दिलाया गया कि अब भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जैसा कि 1857 क्रांति के कारण माना जाता है, भारत के धार्मिक और सामाजिक मामलों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था, जैसे सती प्रथा को बंद करना, विधवा पुनर्विवाह को समर्थन देना, हिंदू उत्तराधिकार अध्ययन में हस्तक्षेप, सामाजिक रीति रिवाजों जाति प्रथा इत्यादि में हस्तक्षेप। तो ये सब आश्वासन दिया कि अब अंग्रेजी सरकार सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी था कि उन सभी विद्रोहियों को क्षमा कर दिया जाएगा जिन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या में जिनका कोई हाथ नहीं है। यह विक्टोरिया की घोषणा के महत्वपूर्ण बिंदु थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम में इस क्रांति का निकल कर सामने आता वो है भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। भारत में अब अंग्रेजी सैनिकों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई, क्योंकि सेना ने ही सारा विद्रोह का प्रारंभ किया था। इसके लिए 1858 में एक पील कमीशन भी बनाया गया था। इसमें प्रावधान था कि भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सेना का अनुपात है जो 1:2 रखा जाएगा। तो मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी में यह सूत्र 1:3 का अनुपात निर्धारित किया जाएगा, यानी एक अंग्रेज सैनिक पर 2 भारतीय सैनिक होंगे, इससे ज़्यादा भारतीय सैनिक नहीं होंगे। और मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी में एक अंग्रेज सैनिक पर 3 भारतीय सैनिक होंगे। सेना में अवध व बंगाल के सैनिकों की संख्या घटाई गई, क्योंकि इस क्रांति में सर्वप्रमुख रूप से शुरुआती बंगाल से हुई थी, मंगल पांडे से, और अवध में जो कि जनविद्रोह का रूप ले लिया था। और अवध के सैनिक कंपनी की सेना में सब जगह तैनात थे, तो इनकी सेना की संख्या घटाई गई तथा जो सैनिक जातियाँ अंग्रेज़ों के प्रति इस समय वफादार रही थी, गोरखे और सिख, उनकी संख्या बढ़ाई गई। सेना और तोपखाने उच्च पदों पर केवल अंग्रेज़ों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। यह पूरी सेना में एक प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया। आर्थिक शोषण की नई नीतियों की शुरुआत हुई। प्रादेशिक विस्तार, राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की नीति छोड़ दी गई। केवल राजस्व वसूल करने की, जो राजस्व वसूल पर आधारित रहने की नीति भी छोड़ दी गई। नए नए तरीकों की शुरुआत हुई आर्थिक शोषण के, विशेष तौर से व्यापार के द्वारा या टैक्सों के द्वारा भारतीय उद्योग धंधों के ऊपर एक प्रकार से प्रतिबंध और अंग्रेजी उद्योग धंधों को बढ़ावा दे करके बड़ी नौकरियों पर यूरोपियों को नियुक्त करके अंग्रेज़ों को उन्हें ज़्यादा वेतन देना, ये भी आर्थिक शोषण के कई रूप थे। रेलों, यातायात के मार्गों इत्यादि से अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुंचाना। तो एक आर्थिक शोषण के नए युग की शुरुआत हमें इस क्रांति के बाद देखने को मिलती है। इंग्लैंड में एक भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जिसको सलाह देने के लिए 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इसमें 8 सदस्य सरकार द्वारा और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किए जाने थे, जो कि लंदन में बैठ कर के भारतीय शासन का निर्देशन करेगी। ये व्यवस्था की गई। एक चीज़ ये भी मानी गई कि 1857 का विद्रोह इसलिए हुआ था कि अंग्रेज़ों को भारतीय लोगों की जो शिकायतें थी उनकी जानकारी नहीं थी और भारतीय लोग शासन में भागीदार नहीं थे। तो इसके लिए शासन में भारतीयों को सीमित रूप से भागीदार बनाने का निर्णय लिया गया और इसके लिए 1861 का भारत शासन अधिनियम पास किया गया, जिसमें सीमित रूप में कुछ चुने हुए भारतीय जो अंग्रेज़ों के पिछलग्गू थे उनको शासन में भागीदार बनाया गया। अंग्रेज़ों और भारतीयों के मध्य एक जातीय कटुता की शुरुआत भी हुई। अंग्रेज़ जो अपने आप को एक स्वामी जाति समझती थी और भारतीयों को शिक्षित करना, उन्हें सभ्य बनाना, एक श्वेत जाति का बोझ जिसे उन्होंने दी, यह उनकी ड्यूटी है कि इन असभ्य लोगों को सभ्य बनाएं।
तो एक प्रकार की भारतीयों में हीन भावना पैदा करने के लिए उनमें अपना शासक जाति या स्वामी जाति का भाव हुआ, तो इनमें कटुता और ज़्यादा बड़ी। सबसे बड़ी चीज़ तो थी वो थी फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद हुई। अंग्रेज़ों को मानना था कि भारतीय मुसलमानों ने बहादुर शाह के शासन को स्थापित करने के लिए इस विद्रोह में या क्रांति में काफ़ी बड़ी मात्रा में भाग लिया, तो उन्होंने इस क्रांति के बाद बड़ी मात्रा में मुसलमानों का दमन किया। मगर जब धीरे धीरे पता चला कि हिंदू लोग भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके क्रांति में सहयोग दे रहे थे, या ज़्यादा मात्रा में हिंदू लोग थे, केवल कुछ शासक बहादुर शाह जफर होने से ही मुसलमानों को दोषी मान लेना ठीक नहीं है। तो एक प्रकार से इन्होंने भारत में सांप्रदायिक की शुरुआत की जब W. हंटर ने इंडियन मुसलमान नामक किताब लिख करके कहा कि मुसलमानों को अंग्रेज सरकार को अपने पक्ष में करना चाहिए और उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा करना चाहिए। तो इससे भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई और इस सांप्रदायिक की शुरुआत ने अंत में भारत विभाजन को जन्म दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 के बाद भी शासन का जो मूल ढांचा था वो बना रहा, उसमें किसी प्रकार का हेर फेर नहीं किया गया। केवल शोषण के तरीके बदल दिए गए, संस्थाओं के नाम बदल दिए गए, गवर्नर को वायसराय कहा जाने लगा या नाम मात्र का शासन में भागीदार बनाने के लिए 1861 का अधिनियम पारित किया गया। यानी एक प्रकार से हम कहें भारतीयों को घुलावे में डालकर अंग्रेजी शासन को कैसे लंबे समय तक भारत में बनाए रखा जाए के तरीके 1857 की क्रांति के बाद खोजे जाने लगे। धन्यवाद और जय हिंद।